हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमस्ती जीएनएमटी। दोस्तों आज मैं इस क्लास में 2020 से 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का, है ना, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 में जो पूछा गया था वो पूरा प्रश्नों को हम इसमें सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप धैर्य बनाकर पूरे क्लास को आराम से देखिए ताकि आपको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का है। और जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि जो 2022 और 2021 के जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए। आपको लगभग 5-7 साल के पीछे जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हम करा देंगे ताकि आपको अंदाज़ा मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन डालता है। ठीक है, तो इस पैरामेडिकल करा रहे हैं। आज जो पॉलिटेक्निक का है वो तो डला ही रहा है प्रतिदिन, सेट 1 2 3। फिलहाल चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, वो है सामान्य विज्ञान से। कहाँ? जनरल साइंस से है, सामान्य विज्ञान से। तो आइए सबसे पहले सामान्य विज्ञान का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है कि बीटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस प्रोसागक तत्व के विघटक में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है माल्टेज, बी में दिया हुआ है लैक्टेज, सी में दिया हुआ है एमाइलेज और डी में दिया है रेनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैक्टेज जो होता है। लैक्टेज जो होता है वह बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रसंग तत्व के विघटन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि वर्णक मेलानिन किस एमिनो अम्ल से बनता है। कौन? वर्णक मेलानिन जो है किस इम्यूनो अम्ल से बनता है। ऑप्शन ए है ट्रिप्टोफेन, बी में है प्रोलीन, सी में है ग्लाइसिन, डी में है टायरोसिन। तो इसका राइट आंसर होगा टायरोसिन की मदद से। किसका? तो टायरोसिन की मदद से वर्णक मेलानिन बनता है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन सा तत्व है? किसमें? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ऑप्शन ए है मोलिब्डेनियम, बी है मैग्नीज, सी में है कॉपर, डी में है जिंक। तो इसका राइट आंसर होगा मोलिब्डेनियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं। कौन बोला? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी में गैस्ट्रिक्स, सी में है टाइलिन, डी में है पेप्सिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैस्ट्रिक जो है मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है। कौन? तो गैस्ट्रिक। बाकी सब पेप्सिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन सब क्या है, पाचक तत्व है। आगे चलते हैं, तंत्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 नंबर बोल रहा है कि भोजन विषाक्तता मतलब फूड पॉइजन, है ना, फूड पॉइजन भोजन विषाक्तता का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए बोtulism, बी में है मोरबिलो वायरस, सी में है एंट अमीबा, डी में है एकरस स्केबीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोtulism, है ना। क्या? बोtulism जो है भोजन विषाक्त के कारण हो सकता है। किसके? तो बोtulism। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक पादप जिसमें बीज होते हैं, अच्छा, एक पादप है जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते। बीज सिर्फ होता है, उसमें फूल और फल नहीं होता। क्या हो सकता है? ऑप्शन ए मॉस, बी फर्न, सी पाइन्स और डी शैवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता है कि पाइनस होता है। क्या होता है? उसमें बीज होता है परंतु फूल और फल नहीं होते। वो क्या होता है? पाइनस। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन 2023 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में निम्न में से किस में क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। कैसा? तो क्लोरोक्लोरीन तत्व वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन ए एनिलिडा, बी में इंसेक्टा, सी में एकाइनोडर्मेटा, डी में है निम्न श्रेणी कार्डेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिलिडा में जो है वो क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास रहता है। किस प्रकार के पौधों की पत्तियां में, किस प्रकार के पौधों की पत्तियां में समानांतर सिरा विन्यास रहता है। ऑप्शन ए फर्न, बी में है एक बीजपत्री, सी में है द्विबीजपत्री और डी में है जिम्नोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक बीजपत्री में जो है समांतर सिरा विन्यास रहता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है
कि चावल का एक दाना उदाहरण, चावल का एक दाना उदाहरण किसके है? ऑप्शन ए डाइकोटिलीडेंस का, बी में है मोनोकोटिलीडेंस का, सी में है जिम्नोस्पर्म का, डी में है इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोकोटिलीडेंस का जो है वो चावल का दाना का उदाहरण है। कौन? ऑप्शन नंबर बी मोनोकोटिलीडेंस का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि कौन सी वस्तु समूह के अनुसार विषम है? कौन सी वस्तु विषम है यानी समूह के अनुसार? ऑप्शन ए में है सेलुलोज, बी में है प्राकृतिक गैस, सी में प्रोटीन और डी में ग्लूकोज। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक गैस जो है यह समूह में नहीं है। सेलुलोज, प्रोटीन और ग्लूकोज यह एक समूह में हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे यह ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, इसलिए अलग होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा तत्व पिग आयरन, कैसा? पिग आयरन यानी कच्चा लोहा में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में, किसके रूप में? अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए कार्बन, बी में है पी फास्फोरस, सी में है सिलिकॉन एसआई, डी में है एमएन मैंगनीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं, 12 नंबर में बोल रहा है लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट ग्रुप में कुल कितने तत्व होते हैं? लाजवाब वीवीआई क्वेश्चन लगाइए 2023 के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला कि लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट ग्रुप में कुल कितने तत्व होते हैं? दोनों में सेम ही होते हैं। कितना? तो 28 तत्व होते हैं। याद रखिएगा कितना तत्व होते हैं दोनों में? 28 तत्व होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गति आरंभ करने के बाद 10 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, आरंभ मतलब कि गति शुरू करता है, उसके बाद 10 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। चलिए थोड़ा सा है, सिंपल है, इसको आप लोगों को बताते हैं। देखिए, आइए समझिए आसानी से। सॉरी, चलिए देखिए, जो बोल रहा है उसको आराम से पढ़िए और बनाने की कोशिश करते हैं। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है। एक समान त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन यानी ए इज इक्वल टू क्या कितना है? तो 4 है ना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से है ना। अब क्या दिया हुआ है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण है इतना, तो गति प्रारंभ करने के बाद यानी यू के मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। यू के मान 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और क्या? और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो टाइम लिख दीजिए कितना? तो 10 सेकेंड लिख दीजिए। ठीक है, 10 सेकेंड लिख दीजिए। आगे तो क्या पूछा है? कितनी दूरी तय करेगा? तो कितनी दूरी, डिस्टेंस यानी कि एस है ना, एस के मान क्या हो जाएगा? तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या? तो एस बराबर आप 11th में पढ़े होंगे और 9th में भी पढ़े होंगे, है ना। यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या करना है? इसी पर मान को क्या करना है? पुट करना है। फॉर्मूला है, याद रखिएगा, और इस पर मान पुट कर दीजिए। एस बराबर यू टी, तो यू के मान तो 0 ले लिए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। प्लस हाफ, तो हाफ ए के मान कितना लिए थे? तो ए का मान 4 था, और टी का मान कितना था? तो 10 सेकेंड, तो 10 लिख दीजिए। टी का स्क्वायर था 10 इंटू 10। अब काट दीजिए, 2 दूनी 4, सॉरी हाँ काट दिए ना, कितना आ गया? ये 2 से सॉरी कट गया, 2 दूनी 4 यानी 2 ऊपर आ गया, तो कितना टोटल आ गया? तो एस का जो मान आया वो कितना आ गया? तो 10 दहा 100 दूनी 200, है ना। कितना आ गया? तो 200 एस का मान है, तो 200 कोची में मीटर में, 200 मीटर कहाँ है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 200 मीटर, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसानी से बन गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 भी वैसा ही न्यूमेरिकल है। बोल रहा है कि प्रकाश के किसी रंग का तरंगदैर्घ्य, जैसे रंग का तरंगदैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रम है, इसे नैनोमीटर में व्यक्त करना, किसमें? नैनोमीटर में व्यक्त करना है। तरंगदैर्घ्य का मान दिया हुआ है ना। तो आइए नैनोमीटर में इसको व्यक्त करते हैं। तो हम कुछ चूँकि जानते हैं इतना एंगस्ट्रम, याद रखिएगा 5800, तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू हम जानते हैं कि कितना होता है? तो 10 टू दी पावर -10 कुछ में होता है, तो यह मीटर में होता है। ठीक है, तो कितना का निकालना? 5800 एंगस्ट्रम का, है ना। तो 5800 पहले मीटर में निकालिए ना, उसके बाद नैनोमीटर में हो जाएगा। तो 5800 एंगस्ट्रम के निकालेंगे तो क्या करेंगे कि गुना सिर्फ कर देंगे कितना में? तो 5800 गुने 10 टू द पावर -10, इक्वल में हो गया मीटर में। आगे चलिए, नैनोमीटर में हमको निकालना है ना। अब इसको क्या कर लिख सकते हैं? तो 5800 के हम 5.8 2 को बैठेगा उस पर चढ़ जाएगा, यानी कि कितना? 5.8 3 हो गया, तो 3 को क्या करेंगे कि घट जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना बचेगा?
तो -7 खाली बचेगा मीटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नैनोमीटर में ज्ञात करना है। तो नैनोमीटर में ज्ञात करने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, मिली माइक्रो नैनो, नैनो यानी कि 1 नैनो जो होता है, 1 नैनो होता है कितना, तो 10⁻⁹ के बराबर। तो क्या करना है, तो सिर्फ इसको 10⁻⁹ से डिवाइड कर देना है। 10⁻⁹ से क्या करना है, तो डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा फाइनली वह आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁻², इन नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहाँ ऑप्शन में है, कितना आया, तो 5.8 इंटू 10⁻² नैनोमीटर। ठीक है, अगर इसको और व्यक्त करना चाहते हैं तो यह आ जाएगा लगभग 5 है ना, 580, कितना आया, 580, ये आ गया नैनोमीटर में। कहाँ है, 580 नैनोमीटर है ना, कितना आ गया, 580 नैनोमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 580 नैनोमीटर, राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कोई तारा पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूरी है। अरे बाप, ठीक है, प्रकाश वर्ष तो जो है दूरी का मात्रक है ना। हाँ चलिए, 5 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी दूरी का परिकलन किलोमीटर में करें। कोचिंग में किलोमीटर में करना। अच्छा, प्रकाश वर्ष में दिया हुआ है दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष भी होता है, तो प्रकाश वर्ष में दिया हुआ है, उसको किलोमीटर में निकालना है। और प्रकाश का वेग दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता भी है ना। इसको कोचिंग में निकालना है तो किलोमीटर में। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो प्रकाश का वेग लिखा हुआ कितना, 3 × 10⁸ याद रखिएगा। और वेग मतलब वेग दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, वेग दिया हुआ है कितना, तो 3 × 10⁸ दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो दूरी भी दिया हुआ है हम लोग का, क्या दूरी यानी डिस्टेंस है ना, दूरी के मान भी दिया हुआ कितना, 5 प्रकाश वर्ष। इसी को क्या करना है, किलोमीटर में 5 प्रकाश वर्ष दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो देखिए कि एक वर्ष में है ना, एक वर्ष में कितना, पहले सेकेंड में से टाइम निकाल लीजिए है ना। एक वर्ष में क्या कितना क्या होता है, एक वर्ष में, एक मिनट और पीछे लाइए, एक वर्ष में 365 दिन होता है ना, 365 दिन, और क्या 24 घंटा। अब मिनट में चेंज कर रहे हैं, 60 मिनट को 24 घंटा को मिनट में 60 से, फिर सेकेंड में तो 60 से, इतना आ गया। तो इसको क्या करेंगे, कितना, एक वर्ष में कितना वर्ष हो जाए प्रकाश वर्ष, तो 5 प्रकाश वर्ष यानी कि 5 वर्ष है ना। तो क्या करना है, सिंपल इसको 5 से क्या करें, गुना करते हैं, 5 × 365 गुने 24 × 636 है ना। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा 11577, ठीक है, 88157788 और 000 आ जाएगा। कोची में आ गया, इस सेकंड में कोची आ गया, तो सेकंड में, ठीक है, इतना सेकंड आ गया, याद रखिएगा। यहाँ तक कर दिए, चलिए अब आगे चलते हैं। आइए समझिए, उतना सेकंड आ गया। आप करेंगे कि 1 सेकंड में प्रकाश वर्ष के द्वारा तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई है ना दूरी निकालेंगे तो क्या होता है, दूरी बराबर क्या, चाल मान वेलोसिटी गुने टाइम है ना, चाल गुने समय। तो चाल गुने समय, चाल कितना था, तो चाल तो दिया हुआ वेग मतलब वेग दिया 3 × 10⁸ है ना, 10⁸ और टाइम निकल के आया था कितना, तो 1577 है ना, 88 और क्या 00 नहीं 000 आया था। ठीक, इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आ गया कोची में तो मीटर में आ जाए, कोची में दूरी मीटर में आ गया, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है और सेकंड गुना कर यानी मीटर में आ गया। आप कोची में निकालना हमको किलोमीटर में है, तो सिर्फ क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना से 1000 से डिवाइड कर देंगे। और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 0 से 3 0। अब जो फाइनली जो निकल के मेरा आएगा वो 473364 इंटू 10⁻, जो आएगा वो 881 में आ जाए तो किलोमीटर में, ठीक आ जाएगा। और इसको फाइंड करना चाहते हैं पॉइंट में, तो 4.73, 3 को यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, 4 यानी 8 5 13, 1 2 3 4 5 यानी 4.73 इंटू 10⁻13 है ना, 13 किलोमीटर आ जाए। कुछ ये दूरी आ गया 4.73 इंटू 10⁻13 किलोमीटर कहाँ है,
4.7 यानी ऑप्शन नंबर डी में झलक रहा है ना, 4.73 10⁻13। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बोल रहा है कि आतिशबाजी में, चलिए अब यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, बड़ा कर देते हैं। आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण आतिशबाजी में जो होता है लाल रंग होता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी में है बैरियम, और सी में दिया हुआ है मैग्नीशियम, डी में दिया है स्ट्रांसियम। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रांसियम, है ना। आतिशबाजी में, है ना, जुआ में चटक लाल रंग किस जो है किसके लाल रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है? तो ट्रांसियम की स्ट्रांसियम के उपस्थिति में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बोला दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई जो हम लोग माचिस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? दिया सलाई को क्या बोलते हैं? माचिस बोलते हैं, है ना। माचिस में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है लाल फास्फोरस, बी में है सफेद फास्फोरस, सी में है सोडियम, डी में है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस, है ना। लाल फास्फोरस को हम लोग यूज करते हैं दिया सलाई मतलब माचिस में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और 2023 के लिए भी वह लगा दीजिए। ठीक है, और दिया सलाई में याद रखिए लाल फास्फोरस, है ना। लार में पाया जाने वाला एंजाइम को जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता हुआ कौन है? ऑप्शन ए है फाइलियम, बी में है जाइमेज, सी में है लाइपेज, और डी में है इरेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फाइलियम होता है। क्या होता है? फाइलियम। चलिए आगे चलते हैं, फाइलियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 में। बोल रहा है कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? धीरे धीरे जो अपघटित होता है कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्लोरीनीकरण, बी है बहुलीकरण, सी में है पास्चुरीकरण, डी में है किण्वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। क्या बोलते हैं उसको? किण्वन बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। बोल रहा है कार के मोटरों में प्रयुक्त किए जाने वाला पेट्रोल पेट्रोल जो है किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए निम्न का मिश्रण किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन का, बी में एल्कोहल का, सी में हाइड्रोकार्बन व ईथर का, डी में सभी सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। बोल रहा है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ, पेट्रोल में एक विषैला मिश्रित पदार्थ जो गंध देता है वो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, बी में है टेट्रा एथिलेट, डी में है नाइट्रोटोल्यूइन, डी में है DDT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेट्रा एथिलेट मिला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कुछ में पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है टेट्रा एथिलेट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। बोला प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल अपघटित करता है। क्या बोला? एमिनो अम्ल अपघटित करता है किस एंजाइम की उपस्थिति में? ऑप्शन ए जाइमेज, बी में है फाइलियम, सी में है पेप्सिन, और डी में है इनवेज। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? पेप्सिन होगा। क्या होगा? ऊपर कुछ और क्वेश्चन था, नीचे कुछ और है, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा क्या? पेप्सिन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 2023 के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। परमाणु भार की इकाई है, ऑप्शन ए परमाणु भार। किसके भार? परमाणु भार की इकाई किसमें मापते हैं परमाणु भार को? ऑप्शन ए में दिया हो ग्राम, बी में है पाउंड, सी में है माइक्रो मिलीग्राम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कि हम ग्राम में मापते हैं किसको? परमाणु भार को, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 आता है। तो लिखा हुआ 24 में, और थोड़ा इनके बड़ा करते हैं कि दवा बनाने में काम आता है। दवा बनाने में कौन काम आता है? ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, बी में है नाइट्रिक अम्ल, सी में है पिक्रिक अम्ल, डी में है अम्लराज। तो इसका राइट आंसर हो जाए कि बेंजोइक अम्ल जो है वह दवा मेडिसिन को बनाने में काम आता है। कौन? तो बेंजोइक अम्ल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। देख रहे हैं, कोई बकवास नहीं, बस सिर्फ हम लोग क्या किस पर पढ़ाई पर ध्यान देंगे, है ना। 25 है क्षारीय विलयन का pH होता है, क्षारीय विलयन का pH मान कितना के बराबर होता है? सभी को पता है कितना? 7 से अधिक, है ना। 7 से अधिक क्षारीय हो गया, और 7 से कम ये क्या हो गया? तो अम्लीय हो गया। क्या हो गया? अम्लीय हो गया। और एक आता है क्या? अम्लीय। एक 7 है तो ये हो गया उदासीन। क्या बोलते हैं उसको? तो उदासीन बोलते हैं। हो गया खत्म, है ना। 7 हो गया उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। आगे चलते हैं गणित में, ठीक है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और जो पिछले प्रीवियस ईयर 2022 के और जो 2021 के नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल के प्ले लिस्ट में चला जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर आवाज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और पॉलिटेक्निक का भी सेट 1 और सेट 2 डला गया है, वो आपको कोई भी दोस्त यार फ्रेंड्स हैं उनको पर शेयर कर सकते हैं।
और ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर गणित में, है ना। आइए गणित देखते हैं। गणित का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन, है ना, गणित का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन जो है अपरिमेय संख्या है। कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो तीन बटा अपरिमेय संख्या सबसे पहले किसे कहते हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जो रूट में ना हो, जो रूट माइनस में ना हो, उसको अपरिमेय संख्या, पर उसको परिमेय संख्या कहते हैं। बाकी जो अपरिमेय होता है, तो ये जो है रूट इस समय नहीं है ना, इसको क्या कहेंगे, पी बटा क्यू के रूप में है उसको परिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट में होगा उसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो ये नंबर जो है रूट में है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं। ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में बोले तेल का टीन, अच्छा क्वेश्चन है, तेल का एक टीन जो है 4/5 भाग से भरा हुआ है, उसमें से 6 बोतल तेल निकाल लिया गया। ठीक है, 6 बोतल तेल निकाल लिया गया है और 4 बोतल तेल डाल दिया गया। 6 को निकाल लिया तो 2 को डाल दिया, 2 को बचा है ना। अब वह टीन जो है 3/4 भाग भरा हुआ था, उस टीन में कितनी बोतल तेल समा सकता है, मतलब उस टीन में कितनी बोतल तेल और समा सकता, मतलब टोटल कितना बोतल समा सकता है, वही हम लोग को फाइंड करना है। सिंपल है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा आइए साइड में इसको समझ लेते हैं। देखिए तेल का एक टीन 4/5 से भरा हुआ, कितना से, तो मान लेते हैं कि बोतल उस टीन में कितनी कितनी बोतल तेल समा सकता है, कितनी बोतल टीन समा सकता है। तो बोतल टीन मतलब कि बोतल का आयतन टोटल रहेगा उतना बोतल समाएगा, है ना। मान जाए, माना कि टीन का जो आयतन है x मान लेते हैं, जो टीन का आयतन x मान लेते, टीन का आयतन x मानते हैं, वही जो होगा बोतल के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर x जो है क्या, तो बोतल के, है ना, बोतल के आयतन के, इसको भी बराबर मानेंगे। x जो है टीन का आयतन मानिए या बोतल के आयतन मानिए, उसके दोनों के बराबर ही है ना, दोनों के बराबर है, तो x मान लीजिए। मतलब x का कहने का मतलब फाइनली हमको x का मान ही फाइंड करना है। अब क्या करना है, लिखा होगा कि 4/5 भाग भरा हुआ, उसमें 6 बोतल तेल निकाल लिया गया। अच्छा 4/5 भाग माने x का टोटल है, x एक कर कितना भाग, तो 4/5 भाग क्या है, तो भरा हुआ है, 4/5 भाग लिख दिए। अब क्या है कि अब क्या करता है कि उसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया है और 4 बोतल तेल को डाल दिया गया है। अब वह टीन में 3/4 भाग, कितना भाग अब बचता है, तो 3/4 भाग जो बचा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, कितना बचा था, तो 3/4 भाग बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, 3/4 भाग बचा हुआ है और 4 बोतल तेल, और जो डाला है उसको खाली हम लिख रहे हैं, तो डाला कितना 4 बोतल, तो 4 इक्वल टू 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि x का मान फाइंड करना देना है सिंपली। ठीक है, किसका मान, तो x का मान फाइंड कर दिया, वही जो होगा आपको राइट आंसर होगा। तो यहाँ फाइंड करने के बाद जो x का मान आएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा, x का मान लगभग है ना, x का मान आएगा 80, है ना, 5 चौके 20 चौके 80, तो 1 हो जाएगा। यानी x का मान जो होगा वो 80 के बराबर होगा, कितना, x का मान 80 के बराबर होगा। देखिए x का मान 80, तो x का मान ही हमको निकालना था, तो कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 80, तो राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, आगे चलते वही जो होगा टीन में कितनी बोतल से तेल समा सकता है, मैंने उसका आयतन तो 80। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में, फिर भी क्वेश्चन ही है, गणित है तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। अगर √15 का मान 3.88 हो तो 5/3 का रूट ओवर का मान क्या होगा, वही हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपली लिख देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, √5/√3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3 का रूट ओवर को √5/√3 लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन कर देंगे, वो नीचे वाला से, है ना, √3/√3। अब क्या लिख सकते हैं इसको, तो 5√3 और 3×9 का वर्गमूल 3, 5√3 लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, सॉरी अच्छा 5√3 नहीं है, 5√5√3 है, अच्छा √5√3 ऐसे। अब करेंगे 5 रूट में, 5 भी रूट में है, 3 भी रूट में है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि 5×3 = 15, √15 लिख सकते हैं और नीचे 3 लिख सकते हैं। अब ठीक है, अब √15 का मान यहाँ देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3.88 दिया हुआ है और नीचे कितना है, 3 है। अब इसको काटने के बाद जो आएगा वो 1.29 के बराबर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में,
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1.29 राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 के बाद 29 में 29 नंबर बोल रहा है कि 13 कुर्सी और 5 मेज, कितना कुर्सी, 13 कुर्सी और 5 मेजों का जो क्या सॉरी 13 कुर्सी और 5 मेजों का क्रय मूल्य 8280 रुपया है। यदि एक मेज का औसत क्रय मूल्य 1227 रुपया है तो एक कुर्सी और एक चेयर और एक कुर्सी का सिर्फ बोला है ना, एक चेयर का औसत मूल्य क्या होगा वही ज्ञात करना है ना। तो लिखा हुआ है कि 5 मेज है ना, 5 मेज का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 1280 है। कितना, 1280 है 5 मेज का कुल मूल्य। 5 मेज का 12 मेजों का क्रय मूल्य इतना है। 13 कुर्सी और 12, अच्छा हिसाब का मूल्य दिले हैं, 13 कुर्सी और 12 को मेज का इतना रुपया दाम दिले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, और कुछ दिले हैं 1227 क्या दिया हुआ है, यदि एक मेज, अच्छा चलिए आगे यहीं से निकल जाएगा। एक मेज का औसत क्रय मूल्य दिया हुआ है, एक मेज का 1227, देखिए यहाँ दिया एक मेज का 1227, एक मेज का 1227, तो 5 मेज का निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली 5 से गुना कर देंगे, कितना में, तो 1227 में। ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 6135 रुपया आ जाएगा। 5 गो का, एक का दिया हुआ 1227, तो 5 गो के 6135 आ गया। आप क्या करेंगे इसको, आप 13 कुर्सी का निकाल लेंगे, तो 5 मेज का तो निकल गया, टोटल कितना दे, 13 मेज 13 कुर्सी 5 मेज का दिया हुआ है 8280। अब 8280 में से 6135 घटा देंगे, यानी मेज वाला, तो कुर्सी वाला निकल जाएगा है ना। अब क्या करना है कि 13 कुर्सी वाला, 13 कुर्सी है ना, 13 कुर्सी का कुल मूल्य कितना, तो 82 से टोटल था, 8280 में से कितना, तो 6135 घटा देंगे। 6135 घटाने के बाद जो आएगा वह 2145 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आगे देखिए। तो एक कुर्सी का, सिर्फ 13 कुर्सी का नहीं, तो एक कुर्सी का निकालना है, एक कुर्सी का औसत मूल्य निकालना है। तो आइए एक कुर्सी का निकालते हैं। तो 2145 13 कुर्सी का है ना, 2145 13 कुर्सी का है, तो एक कुर्सी का निकालने के लिए 13 से सिर्फ डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली आएगा वो 165 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो 165 रुपया कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 165 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल था है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 में बोल रहा है कि टीना और मुनीम है ना, टीना और मुनीम की, एक मिनट, हाँ, टीना और मुनीम की आयु का वर्तमान अनुपात 9 वर्तमान में 9:10 है। 10 वर्ष पहले, अच्छा 10 वर्ष पहले है ना, -10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था 4:5 था। मुनीम की अब वर्तमान आयु पूछ रहा है भाई, क्या पूछा, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं। वर्तमान आयु 9x, वर्तमान आयु है ना, वर्तमान देले है, वर्तमान देले है क्या, 9 और 10, 9:10, तो 9 रेशियो वाला हमेशा x मान लेते हैं, तो 9x मान लीजिए, और क्या मान लीजिए, तो 10x मान लीजिए, इस तरह से। अब क्या चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे, जो दिया हुआ उसको करेंगे। क्या दिया हुआ कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले माने कि जो वर्तमान है, वर्तमान को जी है 9x है। अब 10 वर्ष पहले चलेंगे है ना, 10 वर्ष माइनस करेंगे, तो पहले तो 9x में से 10 घटाएंगे, बटा फिर 10x में से क्या करेंगे, फिर 10 घटाएंगे, तो कितना रेशियो आ जाता है, तो 4/5 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली x का मान निकालना है, तो x का मान निकालिएगा तो 2 के बराबर आएगा। इसको सोल्यूशन करने के बाद जो आएगा वो तीसरा तीसरी गुना कर आ जाएगा, कि x का मान कितना आएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, हो गया, कुछ नहीं करना है। अब सीधे मुनीम का, किसका, मुनीम है ना, हाँ मुनीम का वर्तमान, वर्तमान मतलब वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भाई, तो मुनीम का हम लिए थे कितना, टीना मुनीम का 10x, मुनीम का 10x, तो 10 इंटू एक्स। अब x का मान कितना आया था, तो 2, तो 10 दूनी कितना हो गया, तो 20 वर्ष। वर्तमान आयु कितना वर्ष मुनीम का है, तो 20 वर्ष। कहाँ है, तो 20 वर्ष यहाँ है। अगर पूछता है कि टीना के, तो 9 में x कितना, 2 था, 9 दूनी 18, इसका कितना 18 वर्ष, इसका कितना 20 वर्ष। तो मुनीम का पूछा है तो 20 वर्ष हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ भारी नहीं है। आगे चलते हैं 31 में, बोल रहा है कि 7 का %% बराबर 84, कितना होगा भाई, आइए सिंपल है, 7 का %% ये घरवा परसेंट हुआ, परसेंट प्रति मैंने 100, प्रति मैंने 1 और 7 मैंने 100, मतलब कि इतना परसेंट मैंने 100 है ना। अब कितना के बराबर है, तो 84 के बराबर है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, इसको से काट सकते हैं, एक मिनट,
क्या कर सकते हैं, तो 7 से 84 काट सकते हैं, तो 12 7 84। अब जो डब्बा वाला के मान जो आया वो क्या करेंगे, 12 को 100 से गुना कर देंगे। कितना आ गया डब्बा का मान, वाट है, डब्बा का मान कितना आ गया, तो 1200 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1200। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 6 फूल खरीदता है। एक जो दुकानदार है वो 1 रुपये में 6 गो फूल खरीदता है। वह 1 रुपये में कितना फूल बेचे कि उसे 20%, अच्छा 1 रुपये में खरीदता है 6 फूल, अब कितना 1 रुपये में बेचे कि उसको 20% लाभ हो, है ना। तो एक फूल का जो क्रय मूल्य है, एक फूल का क्या निकालेंगे, एक फूल का क्रय मूल्य, है ना, एक फूल का क्रय मूल्य जो है वह कितना है, एक फूल खरीदता है ना, एक दुकानदार 1 रुपया में, यानी कि क्रय मूल्य जो है 1/6 के हिसाब से है ना, माने 1 रुपया में 6 फूल, तो क्रय मूल्य है ना, इसी 1/6 हो गया। अब 20% लाभ पर क्या बोला, बेचना है ना, फूल कितना में बेचे, कितना फूल बेचे कि उसे 20% लाभ हो, तो सिंपली 20% क्या लाभ पर, है ना, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बेचना है, तब कितना मतलब कितना बेचेगा, कितना कैसे बेचेगा, कितना फूल बेचेगा, 20% लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितना था 6 इंटू, अब क्या करेंगे 20% लाभ, तब मान लीजिए कोई किसी लाभ मानते हैं 100% होता है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 सिंपली, ठीक है 120 हो गया। और बाई कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा नीचे, है ना। चलिए कुल 100। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 0 आ गया, इसको सी काट दीजिए 5 आ गया, यानी सिंपली यानी जो आ गया कितना आ जाएगा, हाँ 1/6 गुने 120/100, यानी 1/6 यानी कि 1/5 आ गया, है ना, 20/100 तो कितना आ गया 1/5 आ गया। अब देखिए 1/5 आ गया, अब निकालना है, एक मिनट यहाँ पास लिख देते हैं, कहें कि थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, 1/5 आ गया। अब क्या करेंगे आगे, सो देखिए कि अब 1 रुपये में बेचे गए फूलों की संख्या, अब 1 रुपये में जो बेचा था, कितना बेचना चाहिए, 1 रुपया में बेचेगा, 1 रुपया में एक मिनट और सही से लिखते हैं, 1 रुपया में कितना फूल बेचेगा, 20% होगा, 1 रुपया में बेचेगा कितना फूल बेचेगा, देखिए कैसे बेचेगा, तो 1/1/5 है, 1 रुपया में इतना फूल 1/5, तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि 5 फूल, है ना, 5 फूल बेचेगा तो 20% लाभ हो जाएगा। 6 फूल खरीदा था, कितना फूल, 6 फूल 1 रुपया में खरीदा था, तो अगर वो 5 फूल 1 रुपया में बेचता है, 1 रुपया में 5 फूल बेचता है तो उसको 20% लाभ हो जाएगा। कितना फूल, 5 फूल, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 में बोल रहा है, यदि 12 आदमी या 18 औरत एक काम को कितना दिन में, तो 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरत, 8 आदमी 16 औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए आइए इसको सही से हम लोग फाइंड करते हैं, नजर आ रहा है ना, इसको हल्का नीचे कर देते हैं। चलिए देखिए 12 आदमी 18 औरत बोला है ना, यानी 12 जो आदमी का क्षमता है ना, 18 आदमी के, एक मिनट, 12 मैन ये मैंने मैन समझ गए ना, 12 आदमी और जो 18 आदमी दोनों मिलकर नहीं, अलग अलग 12 आदमी काम करता है 14 दिन में, या 18 वुमेन भी काम कर सकता है 14 दिन में, इस तरह से, यानी 12 मैन और 18 वुमेन। अब एक आदमी को निकालेंगे, कितना, 1 मैन को निकालना चाहेंगे कि 1 मैन कितना दिन में करेगा, तो 18 आदमी, है ना, 18 वुमेन 12 इक्वल हो गया, है ना। अब कितना के हम निकालना कहें, तो एक आदमी के, तो 12 आदमी के 18, तो एक आदमी का निकल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि कहे का मतलब 1.5 वुमेन, मतलब समझ गए कि मैन जो है वो वुमेन के बराबर है, कितना, तो 12 6 18, माने एक मैन जो काम करेगा, एक मैन जो काम करेगा वो 1.5 वुमेन के बराबर होगा, है ना। अब हम मैन को वुमेन माने आदमी का औरत बनाते हैं, ठीक है, हिसाब मैथ में बना रहे हैं ना, तो ना कि रियल लाइफ में बना रहे हैं, रियल लाइफ में थोड़ी बनेगा, है ना। अब निकाल देंगे माने एक मैन वो 1.5 वुमेन के बराबर होता है ना। तो आप सिंपली क्या करेंगे, कितना का पूछा है, तो 8 आदमी और 16 औरत, 8 मैन और 60 वुमेन का निकालना है, तो 8 मैन, ठीक है, और क्या, तो 8 मैन कितना के बराबर वुमेन के बराबर है,
1.5 के बराबर। और क्या, और 16 क्या होगा, वुमेन हो गया। हम सबको क्या कर रहे थे, वुमेन वुमेन मैंने औरतें बना रहे थे, यानी इतना वुमेन हो जाएगा। ठीक है, टोटल 8 मैन 16 वुमेन मिलाकर एक वुमेन में कोई एक चीज में कन्वर्ट करना चाहे तो औरत बना दो सबको, चाहे तो क्या, तो इस चाहे तो सबको आदमी बना दो। तो हम सबको औरत बनाने में लगल हैं, तो सब क्या करेंगे, सिंपली गुना करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 28 औरत आ जाएगा, 28 वुमेन लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, तो 28 वुमेन आ गया। एक मिनट, 28 वुमेन आ गए, है ना। मतलब 8 मैन 16 वुमेन को मिलाकर हम एक किसी एक चीज़ में फाइंड कर देंगे तो 28 औरत के बराबर हो जाएगा। कितना, 16 मैन, 8 मैन, 8 गो आदमी या 16 गो औरत मिला के, तो खाली हम 28 गो औरत कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सब के मान आ गया। अब सिंपली एक फॉर्मूला बिठाएंगे। क्या, एक फॉर्मूला होता है कि क्या निकालना है हम लोग को, काम कितने दिनों में करना है। तो M1 D1, है ना, मैन हो गया, ये डे हो गया। M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, यानी M2 D2 हो गया। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है D2 का मान। डे 1 लिखा, हम डे लिख दिए हैं। डे 1 M1 M2 M1 D1 और M2 भी आ गया है, कहाँ कहाँ आया वो हम बताएंगे। अब D2 का मान कैसे निकलेगा, तो M1 इंटू D1, है ना, अब बटा M2 लिख देंगे। अब यहाँ डे मैंने दिन का मान आ जाएगा। तो हम निकाले थे कितना, तो 18 औरत था, है ना। तो M1 का मान 18, और कितना दिन में, तो निकाल के कितना आया था, 14, है ना। 18 औरत यानी कितना दिन में, तो 14 दिन में, यानी M1 D1 का मान आ गया 18, M1 के 18, D1 का मान 14, और M2 का मान निकाल के कितना आया था, जो सिर्फ औरत आया था, सिर्फ औरत कितना, तो 28 आया था, है ना। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली फाइंड कर देंगे, काट के देंगे। 14 दूनी 28, 2 9 18, यानी D2 का जो मान आता है, यहाँ कितना आया D2 का मान, तो 9 दूनी यानी 9 के मान के बराबर, 9 के बराबर आ गया। ठीक है, यानी कि 16 औरत, है ना, 8 आदमी और 16 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो 9 दिन में। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, एकदम सिंपल है। मतलब क्या क्या क्या, क्या किए, कुछ नहीं, M1 D1 तो दिया हुआ था, M2 निकालने के लिए M2 निकाला, कहाँ से निकालें, तो सब को हम क्या बना दिए, M जो है ये देखिए, एक मिनट, M जो है कुछ मैन है, ठीक है, और D है डे है। ठीक है, यानी कि हम क्या करिए, सब आदमी को औरत बना दिए और औरतें के रिस्पेक्ट में क्या किए, फाइंड कर दिए। ठीक है, फाइनली जो मान आया वो 9 के बराबर हो गया। 33 हो गया। आगे चलते हैं 34 में। बोल रहा है कि यदि 3/4 बाल्टी 3/4 बाल्टी 1 मिनट में भरता है, 3/4 बाल्टी मैंने 3/4 हिस्सा एक बाल्टी के 1 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इसको भी आसानी से हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, चलिए इसको बना देते हैं 34 नंबर के। 3/7 बाल्टी, है ना, 3/7 बाल्टी कितना मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, 3/7 बाल्टी 1 मिनट में, या उल्टी हम कह सकते हैं इसको, देखिए कि 1 मिनट में, है ना, उल्टा रूप से कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो 3/7 एक बाल्टी, सॉरी 1 मिनट में भरता है, 1 मिनट में 3/7 बाल्टी भरता है। ठीक है, ठीक है ना, यानी कि या ऐसे वो कह सकते हैं कि एक बाल्टी भरने में 3/7 मिनट टाइम, नहीं 3/7 है ना। अच्छा, आप उल्टा कर सकते हैं, कैसे कि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट वेट, 1 मिनट लिखा हुआ है कि 3/7 बाल्टी, है ना। तो 3/7 बाल्टी 3/7 बाल्टी कितना मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, अब इसको उलट सकते हैं, है ना, उलट सकते हैं। तो कैसे उलटेगा, इसको लिख सकते हैं कि 1 मिनट में, है ना, या तो एक बाल्टी को भरने में, है ना, एक बाल्टी को टाइम कितना लेता है, तो 3/7 को 7/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने एक बाल्टी को 7/3 मिनट में भर सकता है, उलट दिए। ठीक है, अब क्या करना है कि शेष बाल्टी बचा हुआ है, शेष बाल्टी बचा हुआ है, 3/7 पार्ट भर गया, तो पूरे कितना बचा हुआ, तो 1 में से 3/7, 1 मिनट, 1 में से क्या करेंगे, 3/7 को 1 में से 3/7 को भागा दे देंगे, 3/7 को डिवाइड कर देंगे। वो जो बचा हुआ वो शेष बचा हुआ रहता है, शेष भाग बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि फाइनली जो आएगा घट के कितना, 7 में से 3 जाएगा तो 4/7। ठीक है,
और कितना मिनट में बचा हुआ था, कितना मिनट में भरा हुआ था हम निकाल लेते हैं। तो 7 मिनट और 3 मिनट, कितना, एक बाल्टी को भरने में 7/3 मिनट। तो इसको सिंपली क्या करना है, 7/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना से, 7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा यहाँ से कि 7 से 7 खत्म, यानी 4/3 आया। 4/3 मिनट। ये क्या लगा, इस समय लगा। तो समय कहाँ 4/3, ऑप्शन नंबर सी में होगा। ऑप्शन नंबर सी, 4/3 हो गया सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब किसी को माने मिनट को जो भर रहा है उसको समय निकालने के लिए जस्ट में 35 नंबर बोल रहा है कि एक आदमी की अपने वास्तविक रफ्तार से 3/4 रफ्तार पर अपने ऑफिस हमेशा 20 मिनट क्या करता है, देर से पहुंचता है। तो उस आदमी को वास्तविक रफ्तार से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, वही निकालना है ना। तो चलिए, यानी 3/4 की रफ्तार से जाता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो कितना रफ्तार से जाएगा ऑफिस में, कितना समय लगेगा, यानी कि कितना वास्तविक रफ्तार से जाने पर उसको व्यक्ति के द्वारा कितना समय लगेगा, वही ज्ञात करना है। तो आइए इसको समझ लेते हैं, बना लेते हैं सही से। ठीक है, देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आइए इधर साइड में, इसको सबसे पहले करना है कि रफ्तार मान लेते हैं, वास्तविक रफ्तार जो है ना, वास्तविक रफ्तार, 1 मिनट थोड़ा छोटा करते हैं, है ना। यानी वास्तविक रफ्तार मान लीजिए, वास्तविक रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। ठीक है, वास्तविक जो रफ्तार है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। और ऑफिस पहुंचने में, कहाँ, ऑफिस को पहुंचने में कितना समय लगा उसको कितना मान लेते हैं, यानी ऑफिस है ना, ऑफिस पहुंचने में, ऑफिस में या ऑफिस जाने में लगा समय है ना, लगा समय को हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर, x मिनट मान लेंगे। कितना मिनट, x मिनट या घंटा मान लीजिए। ठीक है, x घंटा मान लीजिए। चलिए x घंटा मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको समय यानी कि वास्तविक समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, और ऑफिस जाने में लगा समय x घंटा मान लिए। इतना समझ गए। तो उसके बाद क्या निकालना है, निकाल लेंगे कुल दूरी, ऑफिस कहाँ, ऑफिस जाने में लगा कुल, यानी ऑफिस जाने में तय की गई कुल दूरी है ना, कहाँ, ऑफिस के लिए, ऑफिस जाने में, ऑफिस की जाने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। तो हम रफ्तार कितना, 100 के, और कितना दूरी बराबर 4 गुने समय कितना, x, यानी 100x आ गया। ऑफिस जाने में टोटल दूरी 100x हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब नई चाल कितना होना चाहिए, इतना लिख लिया आप लोग, इसको हटाते हैं। चलिए आइए, अब नई चाल जो आया उसको देखेंगे, है ना। नई चाल क्या आ गया सो देखिए, तो नई चाल आ गया कितना है, पहले आप देंगे रफ्तार 3/4 से। तो नई रफ्तार कैसे बनाएंगे, तो पुराना का 3/4 था। ठीक है, और नई रफ्तार कितना, 100 हम माने हैं, तो 100 से क्या करें, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा, तो ये कट जाएगा 25 से, 25 चौके 100, तो 25 या 75 किलोमीटर, याद रखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया कुछ। तो नई चाल आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, नई चाल हो गया और नया समय भी निकाल दीजिए, है ना। नया चाल आ गया, नया क्या समय भी निकाल दीजिए। तो नया समय निकालने के लिए क्या करेंगे, नया समय कितना हम माने थे, x घंटा, है ना। तो x ले लीजिए और प्लस कितना, तो यानी कि 20 या 60 है ना। तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 60। ये क्या हो गया, तो नया समय आ गया, है ना, नया समय आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 20 को 20 या 60 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख देंगे। ठीक है, इतना आवर्स हो गया, इतना आवर्स मतलब घंटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, प्रश्न के अनुसार क्या करना है, लिखा हुआ है ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगा, यानी समय निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समय निकाल देंगे। तो दोनों इक्वल दूरी को इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले निकला था कुल दूरी कितना, तो 100x के बराबर निकला था, कितना, 100x के बराबर था दूरी,
इक्वल दोनों साइड कर देंगे तो 100x के बराबर इधर कितना, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना आया था, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय निकाल के कितना आया था, तो x + 1/3 आया था, इतना आया था। ठीक है, 20/60 लिखे थे, 20 मिनट दिया हुआ था ना, इसको घंटा बदलने के लिए 20/60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे x के मान, तो 6x 100x माइनस ये आया 25 या 75, तो 75x इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 25 या 75 यानी 25 है ना, यानी 100x माइनस 75x ना, हाँ यहाँ क्या 75x इज इक्वल टू 25, यानी यहाँ से क्या कहेगा 75, 100 में से 50 जाएगा तो 25 बचेगा है ना, 25x इज इक्वल टू 25 हो गया है ना। अब क्या कटेगा, कट जाएगा 25 से 25, यानी x के जो मान आया 1 घंटा, यानी x को हम क्या मानते हैं, टाइम माने थे और घंटा माने थे, तो 1 घंटा। ठीक है, तो हमको आंसर जो देता है वो घंटा में नहीं देकर बल्कि मिनट में देता है, तो 1 घंटा कितने मिनट के बराबर, तो 60 मिनट के बराबर होगा। तो 60 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 60 मिनट, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझे कितना आसान से बन गया, थोड़ा लंबा गया लेकिन आसान से बन गया। 35 हो गया, 36 में देखिए 36 क्या बोल रहा है, देखते हैं। बोला यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी वही निकालना है। मतलब जब हम वृत्त की त्रिज्या इतना, क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब समझे, आर को कितना बार मल्टीप्लाई किया है, तो 2 बार। क्या किया, एक बार क्या किया, घटा दी जाता है, क्या कर रहा है, घटा रहा है, दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगा, मतलब बढ़ने के लिए है ना, तब क्षेत्रफल में वृद्धि कब होगा, जब आर के मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने की स्थिति में यानी कि 2 बार बढ़ेगा आर, तो हम बताए थे एक फॉर्मूला कि a + b है ना, बढ़ने की स्थिति में बढ़ रहा है 50%, बढ़ेगा तभी ना क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो 50% बढ़ रहा है, और फिर से 50 दो बार आर था ना स्क्वायर, हाँ, अतः आर यानी 50 + 50, और फिर से 50 सॉरी अभी माइनस यहाँ होगा ना, माइनस ए इंटू बी यानी 50 × 50/100 होगा है ना। अब क्या करेंगे इसको, तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, तो 50 50 100, और 100 में से क्या 25 घटेगा, तो फाइनली जो आएगा और कितना हो जाएगा, तो 75% की कमी, क्या 75% की कमी। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यही में नज़र आ रहा है ना, यानी समझ गए क्षेत्रफल वृद्धि कब होगा, जब आर में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो आर में वृद्धि करते हैं 50-50 का, और माइनस फॉर्मूला होता है कि a + b माइनस a × b/100 होता है, याद रखिएगा। क्या बोले फॉर्मूला, तो a + b माइनस a क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए a - b बटा a × b/100 होता है, ये फार्मूला आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, यानी कितना आया, तो 75% की कमी आ रहा है। ठीक है, कहाँ दिया हुआ देख लीजिए 75% की कमी, तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, कि 64 लीटर दूध तथा जल के मिश्रण में, 64 लीटर दूध और जल दोनों है ना, दूध और जल के मिश्रण में दूध तथा जल का जो अनुपात है, दूध है 5 और जल है 3 है ना, इस अनुपात को 3/5 है ना उल्टा करने के लिए, यानी 3/5 करने के लिए कितने लीटर जल मिश्रण में डालने की आवश्यकता होगी, यानी कि जल की मात्रा लीटर दूध तथा जल, दूध है 5 और जल है 3। अब उल्टा करना है कि दूध को 3 बनाना है और जल को 5 बनाना है, कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो हम दोबारा नहीं लिखने वाले हैं, याद रखिएगा, ये मिल्क है दूध, इधर क्या है, तो वाटर है यानी जल, यानी अब क्या करना है, इसको उलट देना है, इसको बना देना है मिल्क, फिर इसको बनाना है वाटर। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे, जल मिश्रण में डालने की आवश्यकता है, कितने लीटर जल की मात्रा, तो सबसे पहले दूध की मात्रा निकालना पड़ेगा, कितना है इस टोटल में है ना, दूध की मात्रा है ना, दूध की मात्रा, एक मिनट, दूध की मात्रा निकालना है, तो क्या करेंगे कि 64 लीटर टोटल है, कितना लीटर, 64 लीटर टोटल है, उसमें से क्या करेंगे कि दूध की मात्रा कितना है, तो 5 के रेशियो है ना, शुरू में 5 के रेशियो है, तो 5 लिखेंगे,
और टोटल कितना है तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कटेगा कितना, 80 80 64 8 और 8 5 40 लीटर। 40 लीटर क्या हो गया, तो 40 लीटर जो मिश्रण है 64 लीटर के, वह 40 लीटर हो गया दूध की मात्रा, ठीक है। तो जल मात्रा कितना बच गया, तो जल की मात्रा कितना बच गया, तो 64 में क्या करेंगे 40 घटा देंगे, कितना से 64 से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 24 लीटर। 24 लीटर क्या हो गया, जल, याद रखिएगा, है ना। एक मिनट, लीटर लिखना पड़ेगा ना, यानी जल की मात्रा 24 लीटर और दूध की मात्रा कितना कितना 40 लीटर। अब इसको उल्टा करना है, तब क्या होगा सो देखिए। इसको हटाते हैं, आगे समझिए। अब क्या करना है, मानते हैं माना कि जल हमको मिलाना है कितना, 100 1 लीटर, माना जल की मात्रा है ना, जल की मात्रा 1 लीटर मिलाते हैं, कितना 1 लीटर मिलाते हैं। अब क्या करेंगे, टोटल कितना लिए थे, तो 40 था किसका, तो सबसे पहले दूध का 40 बट्टा 24 वाटर का प्लस कितना मिला दिया, और तो 1 लीटर और मिला दिए, कुछ जल मिला दिए, तो रेशियो कितना हुआ, कन्वर्ट हो गया 3:5 में, ठीक है, 3:5 में। आप क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई तीसरी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब यहाँ से x का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 128/3। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लगभग 42 है ना, 42.2/3। यहाँ 42.2/3 आ गया, यानी सही आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ना, 42.2/3। तो राइट आंसर हो गया ए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा यदि 8 सेंटीमीटर को बढ़ा दिया जाता है, वर्ग की भुजा को 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल में 120 वर्ग सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। अच्छा, भुजा बढ़ाया एक वर्ग के, तो उसको क्षेत्रफल 120 से बढ़ गया, तो उस वर्ग की भुजा कितना होगा वही निकालना है ना। चलिए आते हैं, सबसे पहले जब मान लेते हैं कि माना वर्ग की जो भुजा बढ़ा हुआ है, यह तो माना वर्ग की क्या भुजा है ना, वर्ग की साइड यानी भुजा कितना मान लेते हैं, इज इक्वल टू x मान लेते हैं, है ना, यानी x सेंटीमीटर मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे उसको कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा के स्क्वायर, तो भुजा कितना माने x, तो x के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब नई भुजा कैसे होगा, वर्ग की नई भुजा पहले का भुजा मान लीजिए, अब नई भुजा क्या हो जाएगा, तो नई भुजा कितना बढ़ गया, 8 से है ना, 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, तब क्या हो जाएगा, तो पहले x था, अब 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो x + 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से अब क्या निकालेंगे, नए क्षेत्र बढ़ा हुआ वर्ग की, अब है ना नई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर यानी x + 8 के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब क्या करेंगे कि जो प्रश्न बोल रहा है वही करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या कि 120 वर्ग सेंटीमीटर से बढ़ जाती है क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है, तो उस वर्ग की भुजा निकालना है। प्रश्न से क्षेत्रफल कितना आया था, तो x + 8 के होल स्क्वायर कर देंगे, और जो क्षेत्रफल है टोटल क्षेत्रफल जो है x², इसको घटा देंगे। अभी जो बढ़ा कितना से बढ़ गया, तो 120 से बढ़ गया, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ फाइंड कीजिएगा कि पहले इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा, और जो फाइनली आएगा x के मान यहाँ से निकल के आएगा 7/2 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3.5 है ना, 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जो राइट आंसर कहाँ है, 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि इतना 893 + 786 + 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 - 786 का होल स्क्वायर बटा 893 × 786। देखिए, इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि a + b के होल स्क्वायर यहाँ लिखा है, यहाँ दिया a - b के होल स्क्वायर, तो इसको अलग अलग फाइंड नहीं कीजिए, बल्कि एक दिमाग लगाइए कि a + ठीक है a + b के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है, तो यहाँ से आ जाता है
कि ए माइनस है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab आता है, ये सभी को पता होगा है ना। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है, कैसे कि इसको लिख देना है ए प्लस बी, एक मिनट, इसको क्या लिख देना है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको इक्वल के ई साइड ले लाइए, ई साइड ले लाइए, तो क्या आ जाएगा तब माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना बचेगा इधर, तो 4ab। अब देखिए यहीं छिपा हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ है, अब यहाँ भी है, ठीक है। अब माइनस, तो माइनस है, अब जी है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो आया इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4ab के बराबर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं टोटल को 4ab के बराबर, ए का मान ई और बी का मान ई, ठीक है। और नीचे ज्यों कहती हूँ, चलिए लिख देते हैं ए माइनस बी 4ab 4, और ए का मान कितना, तो 893 893, अब बी का मान कितना, तो 786, और नीचे जितना है उतना लिखा जाएगा, कितना है, तो 893 गुने 786 हो गया। इस तरह से आप क्या करिए, करना है कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंपल इसको काट दीजिए, इसको से 893 से 893 786 से 786, यानी फाइनल जो आंसर आया वो 4 के बराबर हो गया, कितना के 4 के बराबर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 4, ठीक है, कितना सिंपल था, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, कितना 40 में 40 है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अच्छा करिए जो 47 से पूरी तरह से विभाजित हो। देखिए एकदम सिंपल तरीका से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या सभी लोग जानते हैं कि क्या गो 9, 5 गो 9, 2 3 4 5। इसको क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है 47 से, कितना से 47 से जब डिवाइड करेंगे तो भागफल आएगा, कितना आएगा, लगभग 2100, एक मिनट, इसको भाग करेंगे तो भागफल आएगा 2127 आएगा, 2127 आएगा, और शेषफल आएगा कितना आएगा, तो शेषफल 30 के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए पूरी तरह से विभाज्य कब होता, जब 30 क्या रहता, कम रहता, 30 कम रहता तो शेष बचता ही नहीं, 30 कम रहता तो शेष बचता नहीं, तो फाइनल में क्या करेंगे 30 घटा देंगे, फाइनल कितना है, जो बड़ी संख्या में क्या करेंगे 30 घटा देंगे, 30 क्योंकि 30 कम रहता तो 47 से कट जाता, शेष नहीं बचता है ना। तो बड़ी संख्या में हम 30 को घटा देंगे 5 को 9 में, 30 को घटा देंगे तो क्या आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 99, है ना, 999, 3 को 9 और 6 9, 3 9 6 9, 3 को 9 और 6 9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ 3 9 6 9, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 40 अब 41, अब हिंदी का है, चलिए हिंदी का पोर्शन देख लेते हैं एक एक करके, चलिए आते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, यानी इस प्रकार है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा, नहीं है, सरल का विलोम नहीं है। ए में दिया है कुटिल दिया है, बी में दिया है कठिन, सी में वक्र है और डी में दीर्घ है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो दीर्घ है जो सरल का विलोम नहीं है। बाकी है कौन कौन, तो कुटिल है, कठिन है और वक्र है। इसी प्रकार से चलते हैं आगे बिना समय को गंवाए हुए। अगर 42वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोला निम्न में से कौन हिंदी के व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्या हिंदी के व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ए में है प्रेमचंद, बी में है हरिशंकर प्रसाद, सी में है राम कुमार वर्मा और सी में है जयशंकर प्रसाद। तो 42 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो हरिशंकर प्रसाद, जो क्या थे व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि पद्मावत के रत्नाकार है। पद्मावत के रत्नाकार कौन है। ए में दिया है क्या, जायसी, बी में दिया है तुलसीदास, सी में है कबीर और डी में है बिहारी। तो पद्मावत का क्या बोल रहा है, रत्नाकार कौन है, तो उसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा था, तो जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे चलते हैं, अगला आपका 44वां क्वेश्चन है कि कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी में किन दो पदार्थों की तुलना की गई। कौन सा दो पदार्थ है इनमें जो इसमें तुलना किया गया है। ए में दिया सोना और चांदी, बी में है अनाज और सोना, सी में है सोना और धातुरा और डी में है अनाज और धातुरा। तो 44 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो सोना और धातुरा का इसमें चर्चा क्या तुलना की गई है। आगे चलते हैं 45 में।
45वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये जो 5 दिया गया है, ए में दिया पंचतंत्र, बी में है पंकज, सी में है कमल नयन और डी में है दानवीर। तो बोल रहा है कि इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है। तो 45 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा था। कौन, तो कमल नयन हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 में। आपका 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध लिखा शब्द, मतलब ये चारों में दिया गया शुद्ध कौन है, हितैषी, सम्मान और सी में शारीरिक, डी में है सिंधु। तो इसमें इन चारों में बोला शुद्ध शब्द कौन है। तो 46 का सही और सटीक आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा था। तो हितैषी इसमें शुद्ध शब्द शुद्ध लिखा गया, सही रूप में लिखा गया है। आगे चलते हैं। आगे आपका 47वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन है। ए में दिया है पात्र, बी में है सतीत्व और डी सी में है दया, डी में है काष्ठ। तो 47 का सही और सटीक आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा था। क्या बोल रहा है, स्त्रीलिंग रूप है दया। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, बोला कि काला अक्षर भैंस बराबर, क्या बोला, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियां का अर्थ है। लोकोक्तियां का अर्थ क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन ए में दिया है निरक्षर होना, बी में दिया है मूर्ख होना, सी में है बेईमानी करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या हो रहा है, निरक्षर। मतलब काला अक्षर भैंस बराबर का इसका अर्थ होता है निरक्षर होना, मतलब अनपढ़ होना। आगे चलते हैं। अगला आपका 49वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हुंकार किसकी कृति है। हुंकार किसकी कृति मतलब किनके द्वारा लिखा गया है हुंकार। ऑप्शन ए में रमधारी सिंह दिनकर के द्वारा, बी में है जयशंकर प्रसाद द्वारा, सी में है महादेवी वर्मा और डी में है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो 50 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कौन, तो रमधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है हुंकार। आगे चलते हैं। आगे आपका 50 क्वेश्चन है कि अत्यंत कौन सा संधि, अत्यंत में कौन सा संधि है। ऑप्शन ए में है विसर्ग संधि, बी में है यन संधि, सी में है अयादि संधि और डी में है वृद्धि संधि। तो 50 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो यन संधि, अत्यंत में यन संधि है। आगे चलते हैं। आगे आपका 51वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो 51 का सही क्या बोल रहा है, 51 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। छ और तरा क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है, छ और त्रा, ता इसमें ता और रा का संयुक्त है, इसमें छ और या का छ। आगे चलते हैं। आगे आपका 52 क्वेश्चन है कि सही वर्तनी का चयन करें, मतलब इसमें कौन सही दिया गया, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो 52 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कौन, तो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक सही लिखा गया है, मतलब शुद्ध शब्द लिखा गया है। आगे चलते 53 में बोला कि घर आंगन किस समास का उदाहरण है। घर और आंगन बीच में क्या दिया, ये बीच में क्या दिया, सनोदय चिन्ह दिया गया, किसका हो जाएगा उदाहरण। तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, अर्थात क्या, तत्पुरुष। घर आंगन तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। 54 में बोल रहा है कि साड़ी का बहुवचन क्या होता है। साड़ी का बहुवचन ऑप्शन ए में साड़ियाँ, साड़िये, साड़ियों या साड़ियाँ। तो 54 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, साड़ियाँ। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें भी साड़ियाँ दिया है, इसमें भी साड़ियाँ, लेकिन इस किस तरह से है, ये हर्षु है, अभी दीर्घो, इसलिए इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात साड़ियाँ हो जाएगा। आगे चलते हैं 55 में। 55 में बोल रहा कि मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ। इस वाक्य में भी कौन सा निपात है, बी में कौन सा निपात है। ए में दिया है स्वीकारात्मक निपात, बी में है नकारात्मक निपात और सी में है निषेधात्मक निपात और डी में है बलदायक निपात। तो 55 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो बलदायक निपात हो जाएगा। मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में निपात है, तो वो कौन, तो बलदायक निपात है। चलता हूँ आगे। चलिए आगे जो है वो इंग्लिश सेक्शन से है ना, इंग्लिश सेक्शन से है। तो इंग्लिश सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो 56 नंबर पर है वो है, बोल रहा है कि द यंग वन ऑफ ए डियर इज कॉल्ड, मतलब डियर यानी हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं, हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पप्पी, बी में दिया हो कब, सी में दिया हो किड और डी में दिया है फॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले समझिए क्या है पप्पी दिया हुआ। पप्पी जो बोलते हैं डॉग के बच्चे को बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पप्पी बोलते हैं, ठीक है। और क्या पप्पी हो गया, और क्या दिया है कब दिया हो, कब बोलते हैं बियर, बच्चे के BEAR है ना, बियर मतलब भालू के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। और किड को इसको बोलते हैं
तो गोट है ना, किड बोलते हैं बकरी के बच्चे को, ठीक है, गोट के बच्चे को, ठीक है। आगे है फॉन, तो बच गया क्या, फॉन बच गया, तो फॉन ही हम बोलते हैं मृग माने हिरन के बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 57 के बाद 57 में बोल रहा है ए थिंग विच इज कॉस्टली टू मेंटेन इज कॉल्ड, एक वैसा वस्तु जिसको हम मेंटेन करने में बहुत ही मतलब महंगा पड़ता है, क्या है। ऑप्शन ए है ब्लैक एलिफेंट, बी में है गोल्डन एलिफेंट, सी में है ग्रे एलिफेंट और डी में है वाइट एलिफेंट। तो इसका राइट आंसर होगा वाइट एलिफेंट को है ना रखने में, ये मेंटेन करने में बहुत ही कॉस्टली होता है, किसका, वाइट मेंटेन का, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 57 के बाद 58 में बोल रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स देखिए समझिए नोट लगा रहा है ना कि वही है ना, मतलब सिनोनिम्स ऑफ स्कैंडी, कौन जो है स्कैंडी का सिनोनिम्स नहीं है, समानार्थक शब्द नहीं है, कौन नहीं है। तो सबसे पहले समझिए कि स्कैंडी का अर्थ क्या होता है, इसका स्कैंडी मतलब होता है बहुत थोड़ा, है ना, थोड़ा नहीं बहुत थोड़ा, क्या बहुत थोड़ा होता है स्कैंडी के मतलब, ठीक है। इसका मतलब अब समानार्थक शब्द 3 गो है, एक गो नहीं है, कौन नहीं है, उसी को हमको चूज करना है। पहला लिखा स्प्रीड, स्प्रीड मतलब फैला देना, फैला देना, फैला देना मतलब बहुत सा फैल गया, तो थोड़ा तो हुआ नहीं। फ्यू, फ्यू मतलब थोड़ा, ये तो होगा नहीं फ्यू। लिटिल मतलब छोटा, ये भी थोड़ा सी हो गया, यानी कि ये भी समानार्थक शब्द है, हमको नोट ए सिनोनिम्स मतलब सिनोनिम्स नहीं है। स्केयर्स मतलब, स्केयर मतलब इसका मतलब ही क्या होता है, थोड़ा ही होता है। स्प्रीड मतलब फैला देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा स्प्रीड मतलब फैलाव या विस्तार, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। फैलाव बहुत थोड़ा का सिनोनिम्स नहीं है तो स्प्रीड नहीं है, ऑप्शन नंबर ये हो गया। 58 के बाद चलते हैं 59 में, बोला है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एन एंटोनिम्स। अब जो है समानार्थक एंटोनिम्स माने उल्टा यानी विलोम नहीं है, विलोम कौन जो है से नहीं है, ठीक है। नोट लगा दिया, याद रखिएगा नोट लगा दिया उसमें नहीं हो गया डायरेक्ट। राइप का, किसका, राइप का, राइप का अर्थ सबसे पहले समझिए, राइप का अर्थ होता है कि परिपक्व, परिपक्व मतलब पका हुआ, पूरी तरह से पका हुआ, पूरी तरह से, एक मिनट सॉरी डिलीट कीजिए, हाँ मूव। चलिए रीप मतलब, राइप मतलब पूरी तरह से पका, सॉरी रीप मतलब पूरी तरह से पका हुआ, पका पूरी तरह से पका हुआ, इसको परिपक्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, परिपक्व भी बोल सकते हैं या पूरी तरह से विकसित भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसका उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा तो मतलब इसका समान होगा, है ना। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, राव दिया हुआ है, ठीक है, राव दिया हुआ है। राव मतलब ही लगभग पका हुआ नहीं होता है, इसको राव मतलब नहीं, यानी फाइनली जो आंसर होगा वो बी होगा, रिट्रोग्रेड होगा, ठीक है। इसका एंटोनिम्स नहीं है, ठीक है, उल्टा नहीं बल्कि इसका समान है, इसका मतलब रिट्रोग्रेड मतलब ही होता है पका हुआ ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है कि इन ए ग्रेट मेनी बुक्स, इन ए ग्रेट मेनी बुक्स, ग्रेट इज ए, इसमें ग्रेट जो है ए ग्रेट मेनी बुक, बहुत से ऐसे बुक है जो अच्छे हैं, महानतम है ना। इसमें ग्रेट जो है किस क्या यूज हुआ, ग्रेट किस तरह से यूज हुआ है, नाउन की तरह, बी में एडजेक्टिव की तरह, सी में एडवर्ब की तरह या डी प्रोनाउन की तरह। तो इसका राइट आंसर होगा एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, कौन, तो ग्रेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग पंक्चुएशन इज कॉल्ड एन इलिप्सिस, कौन जो है इसमें से फंक्शन है उसको हम इलिप्सिस, पंक्चुएशन है ना, पंक्चुएशन मार्क्स है जो हम इलिप्स, उसको इलिप्सिस बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ देखिए डॉट डॉट, बी में है, सी में है कोमा, सी में है और डी में है स्लैश, स्लैश नहीं ऐसे, इसको हाइफन बोलते हैं ना। अब कौन होगा सही आंसर, तो इसको हम बोलते हैं इलिप्सिस, ऑप्शन नंबर ए, डॉट डॉट जो होता है उसको इलिप्सिस भी बोलते हैं, डॉट डॉट को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, 62 बोल रहा है कि ही इज नोट, है ना, ही इज नोट रोड द डैश सिलेक्टेड द एग्जाम्पल। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बट ओनली, बी में दिया हुआ बट आल्सो, सी में दिया हुआ एज वेल एज और डी में है नोट ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा, जब देखिए पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है सेंटेंस को, सिर्फ देखिए कि क्या लगा हुआ है, नोट ओनली। नोट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है, आँख मूंद कर आँख बंद करके नोट ओनली जहाँ लगा है वहाँ पास बट आल्सो
भर दीजिए खूब आराम से। राइट आंसर बी हो जाएगा, बट आल्सो, नोट ओनली बट आल्सो, ठीक है। हमेशा नोट ओनली के साथ बट आल्सो ही आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है कि व्हिच वन मीन्स लेजी, व्हिच वन मीन्स लेजी, निम्नलिखित में से माने लेजी का किसका मतलब और लेजी हो सकता है, सुस्त हो सकता है ना, लेजी हो सकता है, यानी कि इसका सिनोनिम्स, लेजी का सिनोनिम्स पूछ रहा है हमसे, है ना। ऑप्शन ए में दिया हो आइडल, बी में दिया हो डिलीजेंट, सी में है क्रेड्यूलियस और डी में है आइडियल, ठीक है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर लेजी का आइडियल बोलते हैं, कि लेजी का आइडियल, आइडियल नहीं, आइडियल तो हो गया अच्छा आदमी, है ना। तो आइडियली, आइडियल स्पेलिंग याद रखिए, आइडियली मतलब ये भी इसका मतलब ही लेजी होता है। चलिए आगे पेसेज है, तो पेसेज तो यानी 64 से 8 तक है, पेसेज भी दिखा दें, पढ़ लें, पेसेज भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी पढ़ के आप लोग के सुना देते हैं। लिखा है यू हैव ए ब्रीफ पैसेज विथ 5 क्वेश्चन, अच्छा 5 क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर। पैसेज को सबसे पहले क्या करना, पढ़ना है और 64 से 68 तक क्वेश्चन को देना। देखिए आपको हम पर्सनली पैसेज को सभी को मतलब पैसेज को करवा देंगे, 4-5-10 पैसेज को करवाएंगे, उसमें से कन्फर्म ही आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं 64 से 68 तक। तो आगे चलते हैं 69 नंबर में, बहुत लंबा पैसेज है। 68 के बाद 69 में देखते हैं, 69 बोल रहा है कि अरे बाप, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में भी इरर, अच्छा इरर चूज करना, छोड़िए उतना नहीं पढ़ना है, आइए इरर चूज करना है। क्या लिखा हुआ है कि आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, ए में दिया हुआ है। अभी में है कि व्हेन आई केम, बी हो गया। सी में दिया हुआ है फेस टू फेस विथ माई स्कूल, ठीक है, सी में हो गया। और डी में दिया हुआ है नो इरर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होना चाहिए, आई सा टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई केम फेस टू फेस विथ माई स्कूल फ्रेंड, विथ माई स्कूल फ्रेंड, मैंने सभी तो लगभग समय लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई इरर नहीं है, इरर नहीं है इसमें, ठीक है, वाक्य सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, 70 में देखिए, एक मिनट मिस्टेक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। 70 बोल रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, है ना, वर्ड को चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग के साथ, कौन होगा। तो ऑप्शन ए में है SYLABUS, ये तो होता नहीं, SYLL होता है, ये खत्म हो गया पहले। आगे देखिए इनक्रोएच, ENCROACH, इसको इनक्रोएच मतलब पता है क्या होता है, इसको हटाइए ना। आगे चलते हैं, एंक्रोएच इसको बाद में देखते हैं। आगे सी नंबर है कोलेसेस, कोलेसेस COALLE होगा पहले, AC सिर्फ होगा। आगे है अध्यसन, ADHETION, SION होना चाहिए, ये भी गलत है, यानी कि राइट आंसर ये होगा ENCROACH, एंक्रोच मतलब क्या होता है, सबसे पहले एंक्रोच मतलब होता है अतिक्रमण को, है ना, एक मिनट, इसका मतलब होता है अतिक्रमण को हटाना, है ना, अतिक्रमण को हटाना, मतलब अतिक्रमण किसको बोलते हैं, यानी जिसका अपना प्रॉपर्टी भी नहीं है और उस पर अपना अधिकार जमा लेना को ही अतिक्रमण बोलते हैं, उसी को हटाना इनक्रोच बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी राइट जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यही जो है करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला सब्जेक्ट है सोशल साइंस, मतलब सामान्य ज्ञान। 71वां क्वेश्चन है कि कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग, क्या बोला, सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायरस के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायरस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी में है ढाका और ऑप्शन डी में है न्यूयॉर्क। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो ऑक्सफोर्ड को किसे जाना जाता है, सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायरस के नाम से जाना जाता है ऑक्सफोर्ड को। आगे चलते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा, बोल रहे कौन सा देश की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करता है, मतलब सबसे अधिक पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श करता है, कौन सा देश की सीमा है। ऑप्शन ए में है चीन, बी में है भारत, सी में है ब्राजील और डी में है USA। तो 72 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात तो चीन हो जाएगा, मतलब चीन की देश की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देशों को
सीमा को स्पर्श करती है। आगे चलते हैं 73 में। अगला 73वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, बोल रहा है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला, कौन सा व्यक्ति को 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में है बारखा दत्त, बी में है प्रणय रॉय, सी में है रवीश कुमार और डी में है किरण बेदी। तो 73 का सही और सटीक आंसर होगा कौन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा था कौन, तो रवीश कुमार को 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं 74 में बोल रहा है कि पुस्तक द क्या बोल रहा है, पुस्तक द अनार्की के लेखक कौन है, पुस्तक द अनार्की के लेखक कौन है। ए में है विलियम डेल रिम्पल, सी में है प्रताप भानु मेहता और सी में है शशि थरूर और डी में है मार्क तूली। तो 74 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा था कौन, तो विलियम डेल रिम्पल। द का पुस्तक द अनार्की के लेखक है विलियम डेल रिम्पल। आगे चलते 75 में। आपका 75वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि छपाक क्या बोल रहा है, छपाक फिल्म की नायिका कौन थी, मतलब छपाक फिल्म की नायिका मतलब हीरोइनी कौन थी। ऑप्शन ए में है करीना कपूर, बी में है दीपिका पादुकोण, सी में है माधुरी दीक्षित और डी में है नीना गुप्ता। तो 75 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात कौन, तो छपाक में जो फिल्म की नायिका थी अभिनेत्री थी कौन थी, तो दीपिका पादुकोण थी। चलते हैं आगे। आगे आपका बोल रहा 76 में कि जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है, जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए में है बेसबॉल, बी में है हॉकी, सी में है वॉलीबॉल और डी में है क्रिकेट। तो जमैका का जो राष्ट्रीय खेल था वो कौन था, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी अर्थात कौन, तो क्रिकेट। जमैका का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो क्रिकेट है। ये जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो कबड्डी है। आगे चलते हैं 77 में। बोला कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 प्रथम इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था। प्रथम बार पूछ रहा है कब खेला गया था। ऑप्शन ए में है 2000 में, बी में है 2010 में, सी में 2005 में और डी में दिया है 1995 में। तो 77 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्थात 2005 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। आगे चलते हैं 78 में बोल रहा है कि गिलहरियों का घर क्या कहलाता है, गिलहरियों का घर क्या कहलाता है, ड्रे या बी में बोल रहा है ड्रेन या सी में फैनल या डी में अस्टाई। तो गिलहरियों का बोल रहा है कि घर क्या कहलाता है, 77 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात कौन, तो ड्रे हो जाएगा। गिलहरियों का घर क्या कहलाता है, ड्रे कहलाता है। आगे चलते हैं 79 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया था, मतलब जो पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का प्रथम मतलब पहला बार कब पेश किया गया था संघीय बजट। तो इसका सही ऑप्शन ए में दिया क्या 1947, बी में है 1949, सी में है 1948 और डी में है 1950। तो 79 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अर्थात कब, तब 1947 ईस्वी में कब स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट 1947 ईस्वी में पेश किया गया था। आगे चलते हैं 80 में। 1 इंच बराबर कितना होता है, मतलब कितना मिलीमीटर होता है या सेंटीमीटर या कितना मीटर होता है। तो 80 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा था कितना, तो 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। आगे चलते 81 में कि सर बोला सर पीसी राय थे, क्या थे, मतलब सर पीसी राय क्या थे, भौतिक शास्त्री थे या रासायनिक शास्त्री थे या वनस्पति शास्त्री थे या डी में दार्शनिक थे। तो 81 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा था कौन तो रसायन शास्त्री थे। सर पीसी रॉय रसायन शास्त्री थे, मतलब रसायन का जानकार थे। आगे चलते 82 में निम्नलिखित क्या बोला, निम्न में से किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने की थी, मतलब औरंगजेब ने हत्या क्यों किया था। ऑप्शन ए में है गुरु तेग बहादुर का, बी में है गुरु हरकिशन का, सी में है गुरु गोविंद सिंह का और डी में है हर राय का। तो 82 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात गुरु तेग बहादुर का। तेग बहादुर का मतलब कि हत्या कौन किया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। गुरु कौन बना, गुरु तेग बहादुर। आगे चलते 83 में बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया था, बिहार के कौन सा शासक था जो हुमायूं को हरा दिया था। ऑप्शन ए में है अबुल फैजी, बी में है बहमन शाह, सी में है दाऊद शाह और डी में है शेर शाह सूरी। तो 83 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा था। शेर शाह सूरी ने जो बिहार के थे और किनको हराया था, तो हुमायूं को हरा दिया था युद्ध में। ये कहाँ के थे, तो बिहार के थे। आगे चलते हैं 84 में। 1948 में भारत का वायसराय कौन था, 1948 में भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए में है नेहरू, बी में है राजगोपालाचारी, सी में है माउंटबेटन और डी में है लॉर्ड बेवेल।
तो 84 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा था, तो माउंट बेटन। 1948 में भारत का वायसराय कौन था? तो माउंट बेटन थे। आगे चलते 85 में, पुस्तक क्या बोल रहा है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है मनमोहन सिंह, बी में है नेपियर, सी में है एडम स्मिथ और डी में है दांते। तो 85 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा था, तो एडम स्मिथ। क्या बोला? पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। आगे चलते हैं, लक्ष्य समूह बोल रहा है, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 14, बी में है 36, सी में है 140 और डी में दिया है 5। तो 86 का सही और सटीक आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा था, 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कुल कितना है? तो 36 है, 36 है। आगे चलते हैं, बोल 87 बोल रहा है कि भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया था? कोरोना वायरस का प्रथम रोगी कहाँ पाया गया था? कहाँ? भारत में। ऐसे तो पहले कहाँ? चीन के वुहान शहर में, वुहान में हुआ था, लेकिन भारत में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है केरल में, बी में है तेलंगाना में, सी में तमिलनाडु में और डी में गोवा में। तो 87 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा था, केरल में। भारत में सबसे पहले कहाँ मिला था? तो केरल में मिला था। कहाँ? तो केरल में मिला था। आगे चलते हैं, 88 में बोल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? मतलब उनको बाद कौन बना था? ऑप्शन ए में लाल बहादुर शास्त्री, बी में है मोरारजी देसाई, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है जाकिर हुसैन। तो 88 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा था, तो लाल बहादुर शास्त्री। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। आगे चलते हैं, 89 में बोल रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है कौन कौन से, मतलब कि कहाँ कहाँ जोड़ता है, कौन कौन देश से, मतलब कौन कौन देश से जोड़ता है पनामा नहर? तो 89 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा था, कौन? तो प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को क्या बोल रहा है? प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। आगे चलते हैं, 89 हो गया, 90 में चलते हैं और 90 में समझिए कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पंचायती राज को डॉट दिया गया है के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। स्वशासन के रूप में संगठित किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को, बी में दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, सी में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और डी में दिया है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन को। तो 90 का सही और सटीक आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा था, अर्थात कौन? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को कौन जोड़ता है? यहाँ डॉट भरा जाएगा कि पंचायती राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। बाकी आगे चलते हैं, आगे नहीं है फिर आज का सेशन में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।